आगे आगे देखो आगे। कुछ क्वेश्चन बाकी थे ना ट्रायंगल के? नहीं हो गए, चैप्टर खत्म हो गया। तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो है एक पूछा गया था। सेकंड कौन है? चलिए नाउ when Lenin got power, when Lenin got मिली power in हिस्ट्री क्या हिस्ट्री है? सर That is in 1917. लेनिन को जब पावर कब मिली बोलो? 1917. Elections were held in Russia. In Russia. However, Bolsheviks defeated by a large margin. Bolshevik आ गए. Bolsheviks defeated by large margin. Lenin declared this election as illegal. उन्होंने कहा ये इलेक्शन फर्जी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेनिन ने क्या किया? लेनिन declared this election as illegal. उसे इलीगल करार कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? एंड imposed censorship on press. अब प्रेस वालों से भी कह दिया कि इसके बारे में कोई छापेगा नहीं। एंड imposed censorship on press. तो लेकिन लोगों में अब बहुत डाउट हो गया बोल्शेविक्स को लेकर कि ये कैसी पार्टी है और ये तो सोशलिस्ट थी और ऐसा ऐसा कर रही है। ठीक है, एट दैट टाइम लेनिन वाज रूलिंग इन पेट्रोग्राड एंड मॉस्को। दो ही जगह उसका शासन था, इन पेट्रोग्राड एंड मॉस्को। इन रूरल एरिया still it was under conservatives. ठीक है, तो वो किसके अंदर में था? कंजर्वेटिव्स के अंदर में आ गया, पहले से ही था। अब देखिए तो नाउ Bolsheviks called red as they use red flag. आज भी तुम देखो कम्युनिस्ट का फ्लैग कैसा है, रेड है। as उनके में एक ऐसे हसिया बना होता है, हसिया, हथौड़ा और सितारा। ऐसे एक तरीके से हैमर और एक स्टार, और ये रेड फ्लैग होता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का रेड फ्लैग, हसिया, हथौड़ा और सितारा। इंडिया में भी केरल में खूब, केरल में है, कानपुर में, यूपी के कुछ कुछ पार्ट्स में अभी भी कम्युनिस्ट चलता है, और जो बंगाल में चलता है। हाँ,
So Bolsheviks called red as they used red flag. Okay. जो दूसरे पार्टी थे प्रो जारिस्ट, वो क्या कहलाते थे? जारिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स The whites. कॉल्ड वाइट। वो कह रहे थे भाई हमको छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम सत्ता ले लो, हम शांति के पुजारी, तो इनसे तो सत्ता जाई नहीं। एंड रिवोल्यूशनिस्ट एंड अदर सोशलिस्ट भी जो बच गए थे, जो इनको नहीं मानते थे और खुद पावर चाहते थे, एंड लिबरल्स आर कॉल्ड ठीक है। सो अदर देन मॉस्को एंड पेट्रोग्राड देयर वाज ए क्लैश बिटवीन किनके बीच में, रेड एंड वाइट प्लस ग्रीन, वो दोनों इन्हें हराना चाहते हैं। फॉरेन नेशंस में तो जो कि यूरोपियन कंट्रीज थे वो सब कैपिटलिस्ट थे, तो अमीर आदमी अमीर का ही साथ देगा, कहीं का भी अमीर हो विश्व का, वो किसका साथ देगा? गरीब का नहीं देगा। तो वो लोग किसको, प्रो जारिस्ट को साथ दे रहे थे, जैसे ब्रिटेन हो गया और जो दूसरे, हाँ, तो यूएस, ये सारे जापान लोग इन्हीं का साथ दे। वो नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म आ जाए, क्योंकि यूरोप में तो फेल हो ही चुका था। तो इसलिए तो वाइट एंड ग्रीन combinedly fought for power against red। That is कौन सी थी कंट्री आपने जो बताया? फ्रांस, अमेरिका है ना, ब्रिटिश और जापान ना। तो फ्रांस, अमेरिका, इसका मतलब है अमेरिका भी यूनाइटेड नहीं हुआ। अमेरिका, अच्छा, ब्रिटेन एंड जापान, जो भी स्थिति हो, बहुत उस समय से हिस्ट्री तब से काफी बदल गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, ये दे सपोर्टेड वाइट्स, इन्होंने वाइट्स को सपोर्ट किया। ओके, दिस सिविल वार ran for a long period of time. However, Lenin controlled entire Russia up to 1920. This civil war prevailed, बहुत समय तक चला, for long period of time. However, Lenin captured entire Russia up to 1920. Even effect of socialism spread in neighboring countries. तो neighboring countries में भी इसका इफेक्ट है। बोलो, ये बात तो बताओ। So effect of socialism is spread in neighboring countries. इसका अगला सेंटेंस बोलो, जस्ट देखने के लिए कि तुम हो यहाँ पर कि नहीं, कोई बात नहीं। व्योम अगला सेंटेंस बोलो। Sir, neighboring countries like China. और अगला सेंटेंस तो बोलिए, अदिति बोलो। एंड Spread over other countries, but it didn't prevail in Russia. और कोई? एंड लेनिन सक्सीडेड टू फॉर्म यूएसएसआर। आसपास के देशों में सोशलिज्म फैला तो उसने क्या बना लिया? जैसा कि हमने कल बताया कि यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? ठीक है, क्योंकि जब फैलेगा तभी तो होगा। एंड लेनिन
succeeded to form USSR, including Belarus, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Lenin succeeded to give message that he is distributing land to farmers and in true sense can bring socialism. वो ये मैसेज देने में सफल रहे लोगों को कि हम ही लोगों को क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म दे रहे हैं। लेकिन एक शहर के 20,000 लोगों का उन्होंने बीच में कत्लेआम किया इसी बात को लेकर के कि बहुत सारे अमीरों का, क्योंकि वो ज़मीन नहीं दे रहे थे, तो लोग फिर डाउट में आ गई है कि ये कैसा सोशलिज्म। जिस समय ये हैंड ओवर करा रहे थे ना, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया। तो however the Greens were still in doubt whether they are true socialist or not. Okay, so Lenin succeeded to give message that he can bring socialism in Russia. Due to this prolonged civil war, there was a famine, and after Lenin's death, Stalin used a collectivization program that is known as Kolkhoz to fight with that famine. भाई लंबा सिविल वार चलेगा तो क्या होगा, गृह युद्ध हो गया तो क्या वहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं हो जाएगी? So due to this prolonged, फिर उसके बाद 4 साल और शासन किया था। This prolonged civil war, there was crisis in Russia which resulted in famine. जिसमें कि 40 लाख लोग या 4 मिलियन लोग मारे गए, है ना, एंड 4 मिलियन पीपल किल्ड इन इट। अगर आपसे कहा जाए कि सिविल वार पर एक नोट लिखो तो यही वो नोट है। अब देखो इसमें सारी बात कह दी गई। जो नोमैड्स थे, कुछ जो गलत स्टेप्स थे वो क्या क्या हैं, अभी आपकी कॉपी दे रहे हैं आप लोगों को। गलत स्टेप्स क्या क्या थे? इन्होंने नोमैड्स की भी जमीन ले ली। नोमैड्स आदिवासी होते हैं जो बहुत वनवासी लोग, उनकी जमीन को भी बंटवारा कर दिया जिसे पसंद नहीं आया था। सो लेनिन इंटरफेयर्ड, ठीक है, इन द लैंड ऑफ नोमैड्स, जो लास्ट 3rd लाइन उसमें लिखा है। सो इन्होंने क्या क्या किया, कुछ गलत काम भी किया। सो लेनिन डिस्करेज्ड नोमैडिज्म। नोमैडिज्म तो मतलब जो घुमंतू लोग होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसके अलावा इसमें दिखाया गया है ऊपर से 3री लाइन में, लास्ट पेज में, कि खीवा में उन्होंने ब्रूटली मैसेकर्ड कर दिया लोकल नेशनलिस्ट ऑन द नेम ऑफ डिफेंडिंग नेशनलिज्म। तो खीवा एक शहर का नाम है, खीवा अ सिटी इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एक शहर था, उसमें क्या किया, लेनिन मैसेकर्ड, जा ग्रुप में लोगों को मारा, मैसेकर्ड पीपल ऑन द नेम ऑफ सोशलिज्म।
जैसा कि कल भाभी ने कहा था, इट वाज dubious that whether true socialism was there in Russia or not due to these actions only. क्योंकि ठीक है, सर लेकिन अगर बटेगी तो उनको भी तो मिलेगी। देखो अब क्या रीजन था, किसको मारा? हो सकता है ये बहुत बड़े कैपिटलिस्ट लोग होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे जो नहीं देना चाहते होंगे, समझ में आई? इनको मारा। आर्मी के लोगों को, आर्मी ने अपनी सब वहाँ से छोड़ के आए जमीन लेने के लिए जगह जगह से। इनका साथ किसने दिया? इनका साथ पहले लाइन में लिखा है मुस्लिम्स ने, मुस्लिम जादिदिस्ट और नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने इसलिए साथ दिया कि इन्होंने कहा कि जो नॉन रशियन है उनको भी हम रशियन नेशनलिज्म दे देंगे, रशिया की नागरिकता। तो वो लोग इसी लालच में उन्होंने इनका साथ दे दिया। चलो ये तो बात हो गया सिविल वार। आगे देखो अगले पेज में क्या दिखाया गया है कि, और आगे भी है क्या, चेक करो क्या क्या फिगर बने हुए हैं। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी है बुक में, तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि सिविल वॉर केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड, दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टीवेट लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। उन्होंने किसानों से कहा कि जो सोशलिस्ट जमीन हो गई है, जो कम्युनिटी की लैंड है, उसी पे खेती करें, ये काम किया गया। अब कुछ फिगर देखो, फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ सोशलिज्म। तो यहाँ पर स्मोक फ्रॉम चिमनी इज ब्रीदिंग ऑफ सोवियत रशिया, इसमें दिखाया गया है कि जो धुआं निकल रहा है ये सोवियत रशिया के साथ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म तुरंत ही आया था, 2 शहरों से ये फैलता चला गया, तो इसलिए लोग इसे अच्छा सिंबल मान रहे थे जो लेनिन लेके आए थे। चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया, तो 1930 में वहाँ किसकी रूलिंग थी अर्पित? बता ही नहीं पा रहे थे आप, बताओ बेटा। हाँ? ये तो कहाँ पहुँचे आप, बोलो। हाँ इस टाइम तो पूरी टाइम लाइन हमने दे दी है कि 29 से हमने रूल क्या 53 तक, ये कह रहे हैं। चलो तो इस तरीके से 24 में लेनिन मरे थे, 28 में स्टालिन आ गए थे, और फिर उसके बाद 53 तक रूल किया ना, कल ही बताया। तो अब इसमें क्या, चिल्ड्रन इन स्कूल रशिया इन 1930, ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे अब स्कूल में पढ़ने लगे थे। ए चाइल्ड इन दैट इज मैग्निटोगोरस्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर्किंग फॉर सोवियत रशिया, बच्चे भी उस समय काम कर रहे थे। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, फैक्ट्री कितनी बड़ी लग गई थी, तो ये दिखाया जा रहा है कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में फैल रहा था। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब सिविल वार हो गया, तो उसके बाद 2 5 years प्लान वर मेड फ्रॉम 27 to 32, और जिससे रशिया में प्रोग्रेस आ गई। ओके सर इंडिया में भी होते हैं 5 years प्लान। ठीक है सर हाँ, workers lived hard lives and the result was 450 stoppages of work in first year alone in living quarters। इन्होंने कहा कि ये ऐसा समय था कि फैक्ट्रियां तो खोल दी गई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर दशा में था, सब जगह फैक्ट्री खोल दी गई और 4 मंजिल से लोगों को माइनस टेम्परेचर पर -30 पे रस्सी से उतर के आना पड़ता था टॉयलेट जाने के। तो 550 बार वहाँ काम रुका फैक्ट्रियों में, ऐसा दिखाया गया इस पेज में। 4 मंजिल से रस्सी से उतर के टॉयलेट जाते थे ठंड में। ठीक है, इन लिविंग क्वार्टर्स विंटर टाइम -40 डिग्री, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में जाते थे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो ये हालत हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे स्कूलिंग हुई, सब कुछ हुआ, और 2 पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान चलाए गए, जिससे कि वहाँ पर सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। 5 ईयर प्लान का मतलब है एक पंचवर्षीय योजना। अभी हमारे यहाँ 75 साल का शासन हो गया है, 75 साल में आप समझिए 15 पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो 5 साल के 5 ईयर प्लान चलाती है। ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के आने पे ही चले, हो सकता है पिछली सरकार ने चलाया और यहाँ के मध्य तक चले,
तो 5 साल में कुछ एक एम बनाया जाता है, उसको अगले 5 साल तक पूरा कर लेना सर होता अब तो है। मोदी जी ने सर कम में ही कर दिया सर, 1-2 साल कम में भी कर ऐसा भी दिया। हो जाता है। तो एक ऐसा हुआ था कि यहाँ पर आपातकाल लग गया था, तो 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया था, इस वजह से अभी हमारा 14वां 5 ईयर प्लान चल रहा है। होना 15 चाहिए, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं। तो 5-5 साल के लिए लंबी अवधि के लिए योजना बनाई जाती है कि इतने समय तक हम ये पुल बना लेंगे, ये कर लेंगे। वो नीति आयोग की बैठक होती है, प्लानिंग कमीशन, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्था है जो प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष हैं। तो ऐसे ही 5 ईयर प्लान से हम एक लॉन्ग स्टेप्स, एक विजनरी स्टेप्स होते हैं जिससे हम देश के विकास को आगे ले जाते हैं। तो ये जरूरी होता है। तो 2 5 ईयर प्लान से इन्होंने अपने देश को आगे बढ़ा दिया। अगले पेज में देखो क्या दिखाया गया। तो इसके बाद स्टालिनिज्म आया। तो इन्होंने क्या बताया कि 27 to 28 the towns in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supply. तो planned economy, the period of early planned economy was linked to disaster of cultivation. जो भी हो, तो इसके बाद 1928 में क्या हुआ, toured the grain producing area, और स्टालिन 28 में आए। इसके बीच में और भी बहुत सारे लोग आएंगे होंगे, और फिर इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कराया। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना, दोनों फिगर देख लो। ए पोस्टर ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, वी शैल स्ट्राइक एट द कुलक्स वर्किंग फॉर, वी शैल स्ट्राइक एट कुलक वर्किंग फॉर डिक्रीज इन कल्टीवेशन। कि इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुलक्स का क्या मतलब होता है, टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म्स एंड रन देम along industrial line with machinery, it was necessary eliminate the कुलक्स। कुलक्स का मतलब है पूंजीपति, और कुलक होज का क्या मतलब है, पूंजीपतियों का एलिमिनेशन। जो कुल को होज हमने बताया था ना, कॉल को होज इन्होंने चलाया था। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कुलक मीन्स कैपिटलिस्ट एंड कुलक होज एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट। अब उसके आधार पर इसमें क्या दिखाया गया है कि वी शैल स्ट्राइक एट द कुलक वर्किंग फॉर डिक्रीज इन कल्टीवेशन। और कुलक्स क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भाई ये किसान देखें कैसे उगा लेते हैं, हमारी सब जमीन ले ली, वो रात को उनके खेतों में आग लगा देते थे। तो ये बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट कुलक्स, जो कि इसलिए काम कर रहे हैं कि फसल पैदा ही ना हो पाए। बात समझ आई? जैसे तुम किसी की जमीन ले लो, उसमें खेती करने लगो छीन के, तो वो कुलक क्या करेगा बताओ, जाके रात को आग लगा देगा। तो उसी के लिए लिखा है कि हम कुलक्स के अगेंस्ट में स्ट्राइक करेंगे, जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि खेती ना हो पाए देश। कलेक्टिव फार्मिंग है, उसी को उन्होंने कोल खोज कहा, लेकिन उसका जो लिटरल मीनिंग एटिमोलॉजी है वो यहाँ लिखी है। कुलक्स का क्या मतलब है, एलिमिनेटिंग कुलक्स। ये पढ़ो, कलेक्टिव फार्मिंग कोई कुल खोज का नाम दिया गया। ये सेंटेंस पढ़ो, एलिमिनेटिंग कुलक्स। ये क्या लिखा है, देखो इंडस्ट्रियल लाइन, यहाँ पर देखो कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम peasant and establish stores, eliminate कुलक्स। ठीक है, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। जो वेल टू डू भाई, जो बहुत जमींदार है उनको समझ में आ गई बात कि कुलक को उसमें लिखा है, कुलक का मतलब है वेल टू डू पीजेंट्स, और कुलक होज एलिमिनेटिंग। सही है। अब देखो आगे क्या दिखाया गया है कि स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, लेकिन सबको उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसे ही काम करना है। और इसकी वजह से 30 से 33 तक 4 मिलियन पीपल डाइड हो गए। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा। आगे क्या है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे लोग, इसका हमने दिखा दिया यूएसएसआर कैसे बना है, कि डिफरेंट कंट्रीज मिल गए, सोशलिज्म यहाँ का आगे बढ़ा और फिर ये बन गया। चलिए अब आंसर पे आते हैं।
नाउ तो पहला क्वेश्चन देखो, what were the social, economic and political condition in Russia before 1905? So before 1905 socio-economic यानी सामाजिक एंड आर्थिक और इसके अलावा एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया वाज नॉट साउंड, ये बहुत अच्छी नहीं थी। आपको मालूम है 1905 में 1904 में ही हार गया था वो जापान से। 1905 हाँ, क्या हुआ था? ब्लडी संडे। 1905 में ना। यस सर। चलो, तो इस वजह से ही हुआ था। चलो, तो सोशल कंडीशन, सर वो क्या लिखा है सर? सोशियो इकोनॉमिक सर ये नहीं, एंड पॉलिटिकल सर कंडीशन लास्ट में, लास्ट में। वाज नॉट साउंड, ये अच्छी नहीं थी। सोशल कंडीशन, तो सामाजिक दशा कैसी थी? इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। रशियन सोसाइटी was divided into 3 classes. Clergy, nobility and ठीक है peasants। थर्ड स्टेज में क्या क्या लिखेंगे? Peasants। Condition of peasants were pathetic. About 85% of the population was peasant and their condition was pathetic, बहुत दयनीय थी। Nobility they have a small portion of land. Most of the land is possessed by Orthodox Church. That is रूढ़िवादी गिरजाघर and nobilities, और दरबारी लोगों के हाथ में थी, इन्हीं लोगों के हाथ। ओके, तो अब इससे क्या वो बताओ। हम लोग ये देखने चाह रहे हैं कि 1905 में आखिर ये क्यों ब्लडी संडे हुआ, लोग क्यों बाहर निकले। राजा के खिलाफ सामने आने के लिए हिम्मत चाहिए। राजा के सामने तो कोई नहीं आता है, जो आएगा मरने के लिए आएगा, लेकिन फिर भी 100 लोगों ने गोली खा ली, बहुत बुरी दशा रही होगी। सो पीपल वांटेड टू फाइट अगेंस्ट देयर पॉवर्टी, इसीलिए लोगों ने लड़ाई। अब जरा देखिए, peasants wanted the lands back and वो जमीन वापस चाहते थे। और तुम लोगों ने अभी कल देखा था कि 1898 में ही एक इंडस्ट्रियल, मतलब वो सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी और एक अर्बन पार्टी बन गई थी, 2 बन गई थी। इसका मतलब है लोगों में अभी सामाजिक जन चेतना आ गई थी कि हमें लड़ना है। उन लोगों वो अपनी जमीन वापस चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि कार्ल मार्क्स ने ऐसे सिद्धांत दिए हैं। और दे रिफ्यूज्ड टू पे रेंट, उन्होंने कहा हम जमीन का पैसा नहीं देंगे।
तब वो मार देते थे उनको, जो जिनको पैसे देने होते थे उनको ही मार देते थे। तो उन्होंने वांटेड देयर लैंड बैक एंड रिफ्यूज्ड टू पे रेंट्स। अब देखिए, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। सही कहा है आपने। तो ये सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी थी। नाउ 80% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन जो भी थी वो एग्रीकल्चर से कर रही थी। 80% है, लेकिन 85 जगह जगह लिखा, बुक में आप रिकंसाइल कर लीजिएगा। ऑफ रशियन पॉपुलेशन अर्न लिवलीहुड, अपनी जीविका चला रही थी, अर्नड इट्स लिवलीहुड बाय फार्मिंग। ये तो आर्थिक स्थिति थी। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज थी were only confined in 2 cities, पेट्रोग्राड एंड मॉस्को। लेनिन की मृत्यु के बाद पेट्रोग्राड का नाम लेनिनग्राड हो गया, उनके सम्मान में, है ना। पहले पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग, फिर पेट्रोग्राड, फिर हो गया लेनिनग्राड। फिर जो स्टालिन था वो भी लेनिनग्राड, वो भी सर लेनिनग्राड थे। अच्छा, सो दैट इज मॉस्को में ही 2 फैक्ट्री थी। अब जरा देखिए, क्या वहां भी वर्कर्स की कंडीशन ठीक थी कि नहीं। तो ये देखिए, देयर वर्कर्स वर लिविंग इन डॉर्म्स। डॉर्मेट्री जानते हो? तो डॉर्मेट्री में रहा करते थे, एक साथ बस चारपाई पड़ी उसी में सो रहे हैं ऐसे। डॉर्मेट्री वो वर्कर्स क्वार्टर आप कह सकते हो, उसी में रहते थे। एंड देयर कंडीशन वाज आल्सो नॉट गुड ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो सैलरी। लिवाइट लिख दिया आपने, लिवाइट। लिवलीहुड सर उसके नीचे वाली लाइन में दीज वर्कर्स वेयर लिविंग है, तो लिविंग इन डॉर्मेट्री, देयर वर्किंग आवर्स वर long and salary was low। तो ये सारी कंडीशन है। जो स्किल्ड वर्कर थे, जो मेटल क्राफ्ट्स, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनकी ज्यादा सैलरी थी, और जो अनस्किल्ड लेबर थे उनकी बहुत कम सैलरी थी। ऐसा नहीं। craftsmen were highly paid while factory workers, एक तरीके से ये इंजीनियर्स ही होंगे, फैक्ट्री वर्कर्स वर, उनमें डिस्पैरिटी थी, लो पे। इसके अलावा वर्कर्स हैव नो पॉलिटिकल राइट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन रशिया बिफोर 1905। वर्कर्स के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, हैव नो पॉलिटिकल राइट। वैसे वर्कर्स आपस में हड़ताल कर दिया करते थे, एक भी वर्कर मरता था तो सारे वर्कर उसके सहयोग में आ जाते थे, वो काम नहीं करते थे। नो पॉलिटिकल। और फिर उन्होंने यूनियन भी बनाई,
political right. Unemployment was a common problem in Russia before 1905. बेरोजगारी 1905 से पहले रूस की एक समस्या थी, व्यापक समस्या, पॉलिटिकल कंडीशन। उस समय राजनीति किस स्तर पर थी? पॉलिटिकल कंडीशन। ये तुमने देख लिया अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज किन वर्गों में बटा था, सोशल कंडीशन। ये समाज किन वर्गों में बटा था, किन वर्ग के लोग अमीर थे, किस वर्ग के लोग गरीब थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब हम देखेंगे समाज, ये राजनीतिक स्थिति। सो एट दैट टाइम in 1905 Russia was under autocratic ruler Tsar Nicholas II. Russia was under autocratic, जो अपने मन से चले उसे ऑटोक्रेटिक कहते हैं। रूलर Tsar निकोलस, तो इसके द्वारा रूल किया जा रहा था। He believed in divine rights of king. उसको लगता था कि ईश्वर ने उसको राजा बना के भेजा, सारे अधिकार उसी को दिए। So he believed in divine rights of king. वो जो बोल देगा वही सही है, लोगों पे कोई अधिकार नहीं। Now his empire was extended intercontinentally. वो एशिया और यूरोप तक उसका एम्पायर फैला हुआ। His empire was extended in Europe and half of Asia. So, the major religion was Orthodox Christianity. However, Buddhist and Muslim religion were also followed. Okay. However, Buddhism and Islam was also followed. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि किस प्रकार से वहाँ पर तीनों स्थितियाँ। सर रिलीजन पॉलिटिकल कंडीशन पॉलिटिकल में इसमें लिख दिया है, क्यों डाला है? पॉलिटिक्स में इतनी ही 2 लाइन होनी चाहिए। सोशल सोशल में समाज किन वर्गों में बटा था, लिखना नीचे, लेकिन इसको किस में डालेंगे? इसलिए डालिए। सोशल कंडीशन में समाज कैसे बटा था, किस वर्ग के लोग ज्यादा अमीर थे, किस वर्ग के लोग, और आर्थिक स्थिति एज स्टच। सोशल कंडीशन में ये बता सकते हो कि किस वर्ग के लोग कितने वर्ग थे और किस वर्ग के लोग कैसे थे। देखो अगला क्वेश्चन। मान्य इतनी बात समझ में आई?
जितना बताया ये तो तुम जनरली लिख लोगी क्योंकि यही पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, अपने मन से भी लिख लोगी ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ जस्टिन। What we was the working population was different from other countries in Europe. यानी 1970. In what way is the working population in Russia different? 1917 में जब जार ने गद्दी छोड़ी तो यहाँ के किसानों की स्थिति जो बाकी यूरोप के किसानों की स्थिति से कैसे भिन्न थी? क्या क्या लगता है आपको जस्टिन, कैसे भिन्न थी? रशिया के लोगों से जोर जबरदस्ती काम कराया गया था। नहीं, अब तो आजाद हो गए थे, बताओ। So how the condition was different in Russia? तो अब हम कंपेयर करेंगे। So यहाँ बताया जा रहा है वर्किंग पॉपुलेशन, हाउ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया was different from वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब फार्मर्स हो गए। फार्मर्स एंड वर्कर्स। सर, जो तो मतलब ये इंक्लूड होगा कि वो जैसे कि नॉर्मल बाकी के थे तो वो लोग पैसे दे दिया करते थे, पर यहाँ तो ये लोग मर्डर ही कर दिया करते थे। मर्डर नहीं, इन लोगों ने सोशलिज्म को पकड़ लिया था, बात बात पर स्ट्राइक करते थे, ये सब वहाँ नहीं करते थे। वो कैपिटलिस्ट था, वहाँ कैपिटलिस्ट का शासन था, यहाँ लोग ज़्यादातर वर्कर्स से यही चीज़ कही जाएगी। तो डिफरेंट फ्रॉम यूरोप इन 1970 वही बात कही जाएगी, तो जिससे सोशलिज्म को सहारा मिले। इसके 5 कारण बताए गए हैं, रीजंस। तो वो रीजंस तो नहीं कहेंगे कि 5 पॉइंट्स आप कह सकते हैं, क्योंकि कैसे भिन्न थी तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। दैट इज नाउ इन रशिया 85% people were peasants, while ठीक है इन फ्रांस 40% पीजेंट्स और जर्मनी में 50%। 40% पीजेंट्स वर इन फ्रांस एंड 50% इन जर्मनी। ये पहला केस है कि यहाँ ज्यादातर जो कृषि क्षेत्रों में कार्यरत लोग ज्यादा थे। नाउ second point, in Russia industrialization started late। यहाँ 1998 में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। सो एंड so it was confined only in 2 cities, while in Europe क्या था, it was in full swing and even colonization has taken place to fulfill the requirement of raw material। 1914 में तो यहाँ गांधी जी का समझो भारत छोड़ो ही होने वाला था, सब कुछ तो उस समय हम आज़ादी के कगार पर थे। ये लोग जगह जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुँचा ही था। तो इस तरीके एंड इवन कोलोनाइजेशन ऑफ यूरोप, European countries was in full swing। Was in full swing का मतलब जोरों पर था।
Russian people had no respect for Tsar. जार के लिए कोई उनके पास नहीं थी, एंड नोबिलिटीज के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी. ओके, while we see in Britain the people were having great respect for बरतानिया हुकूमत. वो लोग अपनी रानी को कितना अभी भी अफेक्शन करते हैं. सो जार, while we see in Britain, सब जगह तो नहीं थी, फ्रांस में तो लोग उतारना चाहते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो कि कंट्रास्ट करना है तो जहां जहां से जो मिल रहा ले रहे हैं. पीपल वर हैविंग अफेक्शन टू क्राउन. जो क्राउन फैमिली होती है उसके लिए. In Russia, peasants were violent. They oftenly clashed with landlord and even murdered. And this was not seen in rest of the European countries. कहीं पर कोई मारता नहीं था, यहाँ मार देते थे. In Russia, peasants were offensive. ये आक्रामक थे. They oftenly clashed with landlord, refused to pay rents, and रेंट की इसलिए बात की जा रही कि वो खेतों को बटाई पे लेते थे कि 5 साल के लीज पे ले लिया, उसका रेंट देना पड़ा. उनके पास थे ही नहीं खेत. नोबेलिटीज का होता था या चर्च का होता था, लेकिन उनसे ये 5 साल ले लेते थे लीज पे, उसी को रेंट बोला जाता. टैक्स का भी कोई सिस्टम नहीं. रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन किल देम. This was not the condition and nature of farmers in rest of Europe. जापानी सेना कोई लोगों ने बोल दिया कि आओ कि जार को मारो, हम स्वागत करते हैं. एक और बात है. सो रशियन पीजेंट्स वर नेचुरल सोशलिस्ट. दे पूल्ड देयर, उन्होंने अपनी जमीन को क्या किया, देयर लैंड एंड combinedly cultivated it. Whatever is the produce is equally shared by them, या judiciously shared by them, जिसकी जितनी फैमिली हो. Whatever produce या profit came, it was judiciously shared by, न्यायपूर्वक shared by them. So we can say that Russians were natural socialist. वे प्राकृतिक रूप से समाजवादी थे. So Russians were natural socialist. सिर्फ 2-3 बात बताओ अर्पित, क्या क्या है? 5 पॉइंट है, जरा बताओ 2-3 बात. क्या क्या है देखें.
दो तीन तो तुम्हारे दिमाग में होंगे ना। यूरोप में कुछ किसानों में भिन्नता नहीं पाते क्या? रशिया और यूरोप के किसानों में क्या भिन्नता है? बताओ। बस यही पता करेंगे तो हम बता देंगे। एक पॉइंट बताओ। सर रशिया में प्रेसिडेंट्स को रिजार्व को रिस्पेक्ट करते और हैं और सर अबाउट सोशल लॉ जबकि उसके कंट्रास्ट का पॉइंट बोलो ना। सर कंट्रास्ट जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ की क्वीन और वहाँ में फ्रांस में और बताओ। सर रशिया में प्रेसिडेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा की पॉपुलेशन 85% थी, जबकि फ्रांस और जर्मनी में 40% थी। और सर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था और बाकी में सर ज़्यादा। दो ही सिटीज़ में था कॉन्सेंट्रेट पेट्रोग्राड और मॉस्को, उसने डिटेल था। और सर नेशनल सोशलिस्ट थे, साथ में अपना लैंड टेन करते थे। और सर वहाँ पे काफ़ी जल्दी एजिटेटेड हो जाते थे वहाँ पे। मर्डर करते थे। और कोई पॉइंट बच रहा है हो कैसा? सर फैमिली को मतलब क्या चीज़? सारकौमा को उधर के लोग मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और ब्रिटेन की कंट्री में जो क्राउन फैमिली उसको रिस्पेक्ट दी जाती मतलब पूरे पॉइंट्स हो गए कि कोई बच गया? है। तो सारे हो गए। तो एक बात इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री वो भी हो गया। अब बताओ जो रशिया की 1905 की सोशल कंडीशन क्या? वो 3 पॉइंट बता देना, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पर सोशल को बताओ। कोई बात नहीं, सोशल को। क्या बता रही? पहला क्वेश्चन पूछे सोशल कंडीशन बताओ। जो रजिस्ट्रेशन पॉपुलेशन थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट। 85% जो थी पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और वो लोग उसी पर ही सारा काम करते थे। उन लोगों की वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा थी, बट उनको वेजेस बहुत कम मिलते। नहीं ये और कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में लैंड वगैरह Peasants wanted the land and refused. अच्छा ये लड़ने वालों को सही पता है। दोनों चीजें सेट कर, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है। चलो ठीक है। और बताओ इकोनॉमिक बताओ। पॉलिटिकल बताओ। वहाँ ऑटोक्रेसी थी। बोलो पॉलिटिकल का बोलो, कभी जरूर जाओ। सर फिर उसके आगे क्या लिखा है? हाँ? रशियन पीजेंट्स में नेचुरल सोशलिस्ट के बारे में क्या? नेचुरल सोशलिस्ट थे, वो जमीन को पूलिंग करते थे। दे पूल्ड देयर लैंड। हाँ बोलो, जैसे कार की पूलिंग नहीं होती मिल। हाँ बोलो। रशिया वाज रूल्ड बाय an autocratic ruler, Tsar. So who thought that he has a divine power? वो क्या सोचता था कि उसको bestowed by God, उसे भगवान के द्वारा वरदानी है दैवीय शक्तियाँ। So समझ रहे? So he was working ruling as per his whim and fancy. वो अपनी इच्छा अनुसार शासन करता था। He was not taking welfare of his वो जो भी प्रजा थी। प्रजा को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स को कोई भी ध्यान नहीं देता। समझ रहे? अब एक बताओ, आप बताओ ये इकोनॉमिक कंडीशन है। तो कोई नाम 50 रुपए दे रहे, 10 पेन दे रहे। इकोनॉमिक बताओ मान्य। हाँ बोलो। 5% of Russians the country by agriculture और the workers in the dormitory the workers were highly paid, but नहीं, वर्कर्स तो लो पेड थे, क्राफ्ट्समैन हाईली पेड। the workers were low paid, but the craftsmen was highly paid, and उनको ज़्यादा समय काम करना और उनका पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थे। 5 डिफरेंस बताओ जो वहाँ के किसानों में और यूरोपियन में। बोलो। और
चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। पूलिंग का मतलब है कि कंबाइनिंग, एक साथ। भाई आप दोनों एक ही कार है, आप एक दिन उनकी कार में चले, एक दिन वो आपकी कार में चले, इसको कहते हैं पूलिंग। अब बोलो कितने हैं? ओके ना। अगला देखो, now why did the Tsarist authority collapsed in 1917? इंद्रजीत, आपको क्या लगता है? कुछ अपने मन से रीजन बताओ कि 1917 में जार का शासन का अंत क्यों गया? सर लोगों को लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। थोड़ा ये तो ऐसा सभी को लगेगा, तभी कुछ एक दो पॉइंट बताओ जो लीगल हो। हाँ? तो वो बहुत में चले गए थे और फिर उन्होंने लड़ाई के लिए दूसरे पे राजपूत पे आ गए थे, तो रिवाइव फूड की कमी 1917 में लिखी तो नहीं है, ऐसा हुआ था क्या? 1917 में थी ना फूड की कमी थी? फूड की कमी हो गई थी ना। चलो इसके बारे में लिखें। तो let us see। राजपुतीन वाला रीजन तो नहीं है। हो सकता है इसमें देखो 6 रीजन है, 6 अलग अलग बता। सर एक तो उसने जर्मनी का साथ दिया था, तो सर लोग उसके खिलाफ। वो तो बाद में होगा, पहले ये तो हटे। जार के विलय का क्या कारण था? फिर उसने उसके बाद जब लेनिन फिर आएंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, तब तो अप्रैल थीसिस दी जाएगी। पहले जार को तो जाने दो, कि बात की बात पहले थोड़ी बोल सकती हो। एब्डिगेट होगा तो पहले एब्डिगेशन के 6 रीजन सुनो, समझ आई बात की नहीं? तो लिखो द रीजंस। सो व्हाई, क्वेश्चन है व्हाई ज़ारिस्ट अथॉरिटी कोलैप्स्ड in 1917। Okay, now factors, जो इसके फैक्टर्स किसके थे? फैक्टर्स फॉर कोलैप्स ऑफ ऑटोक्रेसी वर। पहला, Tsar Nicholas II was autocratic ruler। इसमें CH लिखा हुआ, CH लिखना। Tsar Nicholas II was autocratic, यानी निरंकुश शासक था, रूलर। ओके, he was thinking that the divine rights are his birthright। वो क्या सोचता था? He was thinking that God had given him divine rights as birthright। बात नहीं करो, वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना। ये सारी चीज थी। एंड हिज पॉलिसीज ब्रॉट डीप डिससैटिस्फैक्शन अमंग हिज सब्जेक्ट्स। उसकी प्रजा के बीच में एक गहरा असंतोष व्याप्त हो चुका था। हिज पॉलिसीज जो वो सब अभी 6 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। हिज पॉलिसीज ब्रॉट डीप डिससैटिस्फैक्शन among his subjects। जब वो है तो सब्जेक्ट बोलना है, यहाँ सिटीजन नहीं बोलना है, अभी डेमोक्रेसी नहीं है।
पब्लिक भी नहीं बोलना है, राजा है तो सब्जेक्ट बोलो, क्योंकि एक तरफ किंग ले रहा है तो उसका कंट्रास्ट सब्जेक्ट है, राजा प्रजा, जैसे हिंदी में नहीं होता है वैसे। जरीना, जरीना एलेजेंड्रा, Zarina Alexandra was German. She has taken some wrong steps in absence of Tsar, ठीक है, along with advisor Rasputin, which agitated वहाँ की subjects को. She has taken some decisions favoring Germany, जो कि उनका एनिमी नेशन था क्या, जर्मनी, अंडर एडवाइस ऑफ Rasputin in absence of Tsar, या when Tsar was at war front, जबकि जार कहाँ पर था, was at war front, युद्ध के मैदान में था, तो ऐसी स्थिति में उसकी वाइफ ने खेल कर दिया इस चीज। नाउ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही होती है, सही है ना, तो द ब्यूरोक्रेसी which was appointed by Tsar was too inefficient and could not do or fulfill the public's requirement. मान लो जैसे ब्यूरोक्रेसी बैंक में जाओ, वहां पर जो भर्ती किए गए वो सब किसने भर्ती करे होंगे, नॉबिलिटीज ने, आओ अपने चाचा को भर्ती कर लिया, तुम बैंक में आ जाओ, तुम इनके आ जाओ, तो ऐसे में उस बैंक की क्या हालत होगी, सोचो जरा। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन वर्ग का शासन, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि कुलीन वर्ग का शासन, कुलीन का मतलब अमीर, एलाइट, कुलीन वर्ग का शासन, ये भी ये कह सकते हैं कि अमीरों का शासन, दैट इज रूल बाय रिच, और रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। अगर लोग जो सरकारी आदमी अगर सरकार के साथ मिल जाए, बीजेपी के साथ, तो लोग कहेंगे गजब ब्यूरोक्रेसी है, देखो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर समझ रहा है बैंक का आदमी, बात समझ आ गई कि नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, यह नौकरशाही वो है राजशाही, इसको क्या कहेंगे, राजशाही। तो अब इन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स रख लिए थे, द ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंटेड बाय जार एंड नोबिलिटीज वर हाईली करप्ट, क्योंकि बैंक तो तब भी थे लेकिन नेशनलाइज्ड नहीं थे, एंड दे वर नॉट डूइंग द वर्क्स ऑफ पीपल, नौकरी पे तो थे लेकिन काम ही नहीं करते। तो द ब्यूरोक्रेसी appointed by Tsar and its nobilities were highly corrupt, ये बहुत करप्ट थे, और they were not recruited or appointed on merit basis, उनका कोई एग्जाम भी नहीं हुआ था, चाचा को रख लिया, मामा को रख लिया, ताऊ को रख लिया, सबको बैठा लिया बैंक में, सो दे वर नॉट रिक्रूटेड। तो कैसा बैंक होगा वो, रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती होती है, और अपॉइंटेड
ऑन मेरिट बेसिस, उनको किसी योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था. सो द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर नॉट डूइंग वेल, वर नॉट परफॉर्मिंग. सो not doing public work or taking bribe for it. Bribe का मतलब समझते हो? घूस. हाँ. तो इसलिए भी लोग त्रस्त थे. Now, अब देखो, ऐसे समय में इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया इन वर्ल्ड वॉर वन was proved wrong. It resulted crisis. इससे कई चीजें हो गई. That is crisis in food. That is uprising of prices. ये सारी चीज and unavailability of food. ये सारी चीजें. ठीक है. इसके अलावा and lockdown of countries. Anti-German sentiments were also high against Tsar Nicholas. Tsar Nicholas को लोग सोचते थे जर्मनी का ही है, क्योंकि जब इसकी वाइफ जर्मनी की है. So anti-German sentiments were also high. Against King. एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा होगा, बस वही तुम्हारा पॉइंट गड़बड़ हो गया. तुमने लिख दिया है कि जो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स थे, अदरवाइज फुल ही नंबर थे, उसकी वजह से मुझे काटना पड़ा. छोटी छोटी गलती हर बार हो रही, तुम्हारा एक ही नंबर का गलत हो रहा है, 3 बार से ऐसा. चलो नाउ फिफ्थ, रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. तो 7 मिलियन कैजुअलिटी had occurred between 1914 to 1916. So Austria and Germany forces destroyed crops and building. रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया. रशियन आर्मी हैज डिस्ट्रॉयड फार्मर्स क्रॉप की, जिससे जो लोग वहां आ गए हैं वो जिंदा न रह पाए. क्रॉप्स एंड बिल्डिंग, जहां जहां आ जाए पीछे से सब उसने नष्ट कर दिया रशियन, अपने ही लोग. डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग ऑफ ओन पीपल, so that जो भी रेफ्यूजीज क्या होते हैं? that is enemy in their area, रेफ्यूजीज क्या होते हैं? शरणार्थी, there could not survive
एंड हैव एनी सपोर्ट ऑफ लाइफ। इसलिए पीछे का सब नष्ट कर दिया कि जो वहां उनके अंदर सेना पहुंच गई है। कौन कौन सी सेना? ऑस्ट्रिया और जर्मनी। कुड नॉट सर्वाइव इन देयर टेरिटरी। तो इससे भी जो वहां के लोग थे उन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि उनकी जमीन, उनका घर सब आपने खत्म कर दिया। ठीक है। सो and this made 3 million refugees। इसकी वजह से 3 मिलियन शरणार्थी हो गए। किसी का घर जला दो, नष्ट कर दो, तो वो लोग कहाँ जाएगा? 30 लाख लोगों को उसने बेघर कर दिया, वहां चला गया। शरणार्थी, जो शरण चाहे उन्हें शरणार्थी। सर इंडिया ने भी दी थी सर। दिस मेड 3 मिलियन रिफ्यूजीज। हाँ दिया था, 3 million refugees during war। और सर कंट्री Okay. Again, it was 6th point. Peasants and workers were the large section of Russia, but their condition was miserable। लेकिन उनकी कंडीशन कैसी थी? Was miserable, बहुत ही दयनीय। मिजरेबल, बहुत दयनीय, मिजरेबल। ऐसी स्थिति में क्या होगा? At that time, that is Socialist Democratic Party। और कौन कौन दूसरी कौन सी थी? ठीक है। पूरा नाम सो एट दैट टाइम ये भी कह सकते हो वर्कर्स यूनियन एंड रिवोल्यूशनरी पार्टी वाज मेड, विच आल्सो एड ए फ्यूल फॉर removal or throwing the Tsarist reign। So anything at that time they had made their workers union in urban area and Socialist Democratic Party revolutionary, Socialist Revolutionary Party, 1900 क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी आई नहीं। पार्टी इन रूरल एरिया। इसका इतने में सब कुछ कवर हो गया। कौन सा? सस्पेंड की थी। ठीक है। तो जार हैज नॉट कंसल्टेड ड्यूमा फॉर वर्ल्ड वॉर 1 and even suspended it twice। ये सारे पॉइंट। अब इसमें कहा गया है कि फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन पर एक पैराग्राफ लिखिए। अगला क्वेश्चन इसलिए तो आपने एक बार लिखवा दिया। देख लेते हैं, एक आध पॉइंट कोई नया होगा तो। इफेक्ट ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन कह रहा है कि वो नहीं लिखो कि फरवरी रिवॉल्यूशन क्या था। जो फरवरी की क्रांति हुई और जो अक्टूबर की क्रांति हुई, उसके इफेक्ट उसके परिणाम क्या हुए? समझ में आई बात? इफेक्ट ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ होगा बताओ विषय के रहा। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद ज़ार ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ?
एक लाइन और बोलो। अगर सोशलिज्म आ गया था, दैट इज प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी ना, रेफरेंसेस भी देते हैं जो लेनिन लेनिन आ गया था। वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा, अप्रैल तक नहीं पहुंचेगा। इफेक्ट ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन। नाउ देखो क्या क्या इफेक्ट रहे होंगे। तो सोवियट्स भी बना लिए। इवेंट्स एंड इफेक्ट्स दोनों का आ गया है। दैट इज देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इवेंट्स एंड इफेक्ट्स दोनों ही बताने हैं। क्या क्या इवेंट हुई, तो पहली इवेंट लिखो कि इन फरवरी 22 को हुआ था क्या, 1970 लॉकडाउन इन फैक्ट्री में लॉकडाउन लग गया था कि लॉक आउट हो गया था, लॉक आउट बोला जाता है, लॉक आउट इन फैक्ट्री। ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ रिवर दीवा लेफ्ट बैंक पर राइट राइट वर्कर्स वर्कर्स वाले किधर राइट। अच्छा, तो दैट इज लॉक आउट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो वर्कर्स थे दे केम टू पॉश एरिया, है ना, ऐसे मत करो, आप अलग बैठ जाओ चाहे, ठीक है। अगर उसका डिब्बा है दो उसको, क्यों ऐसे डिब्बा मेरा है, अब वो ले रहा है। अगर ऐसे तो नहीं कर सकते, जार को सीधा हटा दोगे क्या, धीरे धीरे होता है सत्ता का स्थान पर। आपको ट्रॉट्स्की से जो है करना चाहिए, उससे संपर्क करो, वो रिवोल्यूशनरी पार्टी यही है ट्रॉट्स्की। अगर ये आप लोगों को समझौता करा सके तो ये वाइट है, तुम रेड। अब आगे देखो। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज हो गई, लॉक आउट हो गया, पीपल्स मेड स्ट्राइक। वर्कर्स ने क्या किया 25 तारीख को, ऑन 25 फरवरी 1917 came in front of विंटर पैलेस। और ओपन फायर कब हुई, 2 मार्च को, तो इसी दिन हुई होगी, 25 को हुई थी। कब हुई थी, 25 हुई थी, फिर 27 को चालू हुई, 27 को कुछ और Tsar on, बताओ 25 को हुई थी। ऑन द सेम डे opened fire, ठीक है, ordered to open fire। हाँ? हाँ, लेकिन उसके अपने लोगों ने तो फायर किया ना, कैवेलरी हो, जैसे ओपन फायर। 25 तारीख को तो टूमा सस्पेंड की, 27 यस सर, 27 को पुलिस स्टेशन पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में अटैक किया, 27 हेडक्वार्टर। तो ये ब्लडी संडे किस दिन हुआ है, वो तो 1905 अच्छा ये तो हो गया, ब्लडी संडे नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉक आउट हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब बताओ अगली टाइम लाइन क्या थी, 25 फरवरी को क्या हुआ, कुछ हुआ, सर ड्यूमा सस्पेंड कर दी। 25 फरवरी यस सर, ड्यूमा वाज सस्पेंडेड ना। अच्छा, और फिर 27 तारीख को कैवेलरी ने मना कर दिया कि लोगों पे नहीं करेंगे, फिर अटैक करके पुलिस हेडक्वार्टर। तो और साथ में जो ड्यूमा और इन लोगों ने मिल करके इसके जार के पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया, उल्टा हुआ। और इस तरीके से नाउ ऑन 27 फरवरी 1917 ड्यूमा और जो ट्रूप्स थे और रिवोल्यूशनिस्ट तीनों मिल गए क्या, ट्रूप्स और रिवोल्यूशनिस्ट को मिलकर सोवियत कहा गया। एंड रिवोल्यूशनिस्ट combinedly attacked on पुलिस हेडक्वार्टर
सर तो फिर सेकंड वाले पॉइंट में वर्कर्स तो हट जाएगा, वर्कर्स और 22 फरवरी को क्या हुआ सही से वो बताओ। 22 को हुआ है, टाइम लाइन दिखाओ पहले। 25 को ड्यू का सस्पेंड करेगा। लॉग आउट तो 30 को लिखा है और सर 22 में ये भी लिखना चाहिए। और फैक्ट्री क्या था 25 को क्या देयर वाज लॉग ऑन ऑन वर्कर्स, वर्कर्स क्वार्टर में हो गया, ठीक है, कुछ किया नहीं लेकिन लॉक आउट हो गया, फैक्ट्री पे ताला लग गया, इतना ही हुआ। फिर ये भी लिख सकते हैं कि इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जैसे क्योंकि वुमेन्स ने बिजनेस सपोर्ट किया। सर फर्स्ट पॉइंट से लॉकआउट तो हो ही गया। लॉक आउट हुआ है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वुमेन्स डे भी कहा जा सकता है, बस यही है कि लॉक आउट हुआ, फैक्ट्रियों में ताला लग गया। 25 तारीख को क्या हुआ, ड्यूमा सस्पेंड हो गई। फिर इन लोगों ने 27 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर पे आके हाँ कंबाइनली अटैक ऑन पुलिस हेडक्वार्टर। फिर क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर पे जब अटैक हो गया तो नेक्स्ट क्या हुआ कि ऑन 3 मार्च ना, अच्छा 2 मार्च 1970 जार एब्डिकेटेड क्राउन, ये सही कह रही हैं, अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप केरेंस्की। उनका प्रधानमंत्री कौन था, जार एब्डिकेटेड क्राउन एंड अस्थाई सरकार बन गई, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब अस्थाई होता है, गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप केरेंस्की वाज फॉर्म। ये तो टाइम लाइन हो गई, ये इवेंट। अब इफेक्ट देखो, हाँ सोवियत भी बनी थी, फिर उसको पेट्रोग्रेड सोवियत। सोवियत किसे कह रहे हैं ये लोग, सर वो जो तीनों ने आके कर रहे इसको और पढ़ना पड़ेगा, इस सोवियत किसे कहते हैं। सर वर्कर्स और सोल्जर्स हो गए। उन्हीं को मिला के काउंसिल को ही सोवियत कहते हैं, है ना, उन्हीं को कहा गया होगा, बुक में पढ़ने से क्लियर होगा। अगला देखो, नेक्स्ट इज इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा। ये तो इवेंट हो गई, इफेक्ट ये हुआ कि मोनार्की वाज ब्रॉट डाउन एंड monarchy was uprooted, उसे अलग कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म एंड न्यू कंस्टिट्यूएंट असेंबली would be elected under universal adult suffrage। मोनार्की चली गई और क्या होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट was formed। और तीसरी चीज क्या हुई, बोलो, that is elected government is decided to be formed under universal suffrage। अब ये निश्चित हुआ कि भाई इन्होंने बना ली है, लेकिन इलेक्टेड पब्लिक मीटिंग्स और इन पे भी सर जो रोक टोक थी वो भी हटा दी। हाँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट was to be formed under universal adult suffrage। under ban on public meetings it was removed and the electrical ban on जो political parties था या union was also lifted। ban on public meeting was removed and
पॉलिटिक्स तुम पूरा पेपर दिया करो निष्ठा, जितना तुमने 25 नंबर का दिया वो बिल्कुल सही है। इसी से पता चलता है कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन जो तुमने 75 नंबर का नहीं लिखा है वो तुम नहीं लिखा। जितना तुम लिखती हो बिल्कुल सही होता है। अगर लोगों को किसी से उदाहरण लेना है तो इनकी कॉपी दे, प्रेरणा अगर लेनी है तो निष्ठा से। एंड बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी वर गवर्नमेंट थी वो तो इलेक्ट हुई नहीं थी, इलेक्शन हुआ ही नहीं था। इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ये जो राजा ने लगा रखे थे बैन सब हटा दिए। मतलब वो रूल आ गया था कि अब रूल नहीं आ गया था, फिर जब पार्टीज होंगी तभी तो इलेक्शन लड़ेंगी। अगर सब पे बैन लगा के रखो तो फिर अब लोगों को मैदान में आने तो सब लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं तो ऐसे कहा तो सब पे बैन रहेगा और जो मैन शरीफ से कहेंगे हम ही लड़ेंगे तुम पे तो बैन रखेंगे, तो कहाँ हुआ? हटाना तो पड़ेगा ना। हटाया तभी तो फिर वो लेनिन आया, उसी समय आया, 1 महीने बाद उसने अपना थीसिस दे दी। इलेक्शन से एक बार भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, वाज टू बी फॉर्म, इसे करना था, टू बी फॉर्म, वाज नॉट फॉर्म, Yes, sir. ये पेंडिंग है, टू बी फॉर्म, पैसिव वॉइस है। एंड अंडर और इस तरीके से होना था, ये सब निर्णय लिया गया। इट वाज डिसाइडेड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज टू बी। इलेक्शन तो यूएसएसआर के एंड के बाद ही हुए। हाँ इलेक्शन फिर रशिया में यूएसएसआर के एंड होने के बाद हुए। रशिया में 19 कब हुआ ये इलेक्शन? तो 1917 में हो गया। लेनिन ने बोल दिया ये नहीं है कुछ इलेक्शन, हम नहीं मानते। उसमें बोल्शेविक हार गया। 2 शहरों में शासन से क्या होता है, Yes, sir. बाकी जगह तो उन्हीं लोगों का था, हार नहीं जाएगा। कितना ही